दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो टीच टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय या जिसको बोला जाता है सेट्स। पहला चैप्टर है और मेरे ख्याल से हायर क्लास ना 9th 10th के बाद में 11th 12th को थोड़ा सा 9th 10th की अपेक्षा हायर माना जाता है। और हायर क्लास का सबसे पहला चैप्टर सेट समुच्चय, और पहला चैप्टर रखने का भी एक बहुत विशेष कारण है इसका कि इसको पहले नंबर पर क्यों रखा गया। क्योंकि समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग डायरेक्ट, अभी हम इसके बाद में संबंध पढ़ेंगे और संबंध के बाद में फलन पढ़ेंगे, और 11th क्लास में पढ़ना है और इसी को हमें 12th क्लास में पढ़ना है। तो संबंध और फलन ये दो चैप्टर डायरेक्ट समुच्चय पर निर्भर करता है, सेट्स पर निर्भर करता है। कहने का मतलब समुच्चय बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल संबंध और फलन बड़े आसानी से समझ में आने वाला है, और इसकी जो शब्दावली है वहाँ पर उपयोग भी होना है। इसके अलावा अगर हम 11th और 12th के कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इसका प्रभाव होता है, किसका, समुच्चय का। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय एक हमारा बैकग्राउंड अगर मैथमेटिक्स का है तो डायरेक्ट इसका कई सारे चैप्टरों पर प्रभाव होता है, ठीक है ना, इसका उपयोग होता है, इसकी शब्दावली वहाँ पर उपयोग में आती है। इसके बाद 12th क्लास के बाद की अगर बात करेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे टोपोलॉजी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सेट थ्योरी है, बुलियन अलजेब्रा है, इनमें डायरेक्ट समुच्चय। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, जिसका डायरेक्ट इसका एडवांस रूप आपको बुलियन अलजेब्रा में, सेट थ्योरी में और टोपोलॉजी वगैरह में, इस प्रकार से कई सारे सब्जेक्ट में इसका एडवांस रूप देखने को मिलता है। कहने का मतलब समुच्चय हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। तो आप प्रॉपर तरीके से एक एक बात हम सीखते हुए चलेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और आप एक तरफ से देखेंगे, आपको मैं ये बता दूं कि जो बेसिक है ना, इसका बेसिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, और बनेंगे भी। आप भी देख पाएंगे कि हम बेसिक को इतना डिटेल में समझेंगे, एक एक बात समझेंगे कि आप एक्सरसाइज के बड़े आसानी से आप एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि इसके एडवांस लेवल के भी जो रेफरेंस बुक है उसके भी क्वेश्चन आप फटाफट बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर समुच्चय की बात करते हैं तो समुच्चय का नाम सुनते से ही हमारे दिमाग में एक कहीं ना कहीं संग्रह से रिलेटेड, देखिए संग्रह, समुच्चय के जैसा ही एक वर्ड है संग्रह हमारे दिमाग में आता है कि संग्रह से रिलेटेड कुछ न कुछ समुच्चय की बात यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे समूह या झुंड, इनका संबंध डायरेक्ट समुच्चय से है। किस प्रकार से, और आपको मैं ये बता दूं कि इसकी जो शुरुआत हुई, इसके जो जनक थे जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। तो इन्होंने संग्रह, समुच्चय या झुंड, इसी से इसका नाम समुच्चय रखा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, चूंकि समुच्चय एक गणितीय शब्द है, ठीक है, और आम भाषा में अगर देखा जाए तो संग्रह या समुच्चय या समूह या झुंड इसको बोला जाता है। तो इनमें दोनों में क्या अंतर है, क्यों जॉर्ज केंटर ने इसका नाम समुच्चय रखा, इस पर हम बात करें। जॉर्ज केंटर साहब थे जो जर्मन के मैथमेटिशियन थे, जो 1845 से 1918 के बीच में रहे, और इसके बीच में इन्होंने जो संग्रह या समूह है इसको परिभाषित किया, और उस परिभाषित करने के बाद में उस परिभाषित समूह को क्या नाम रखा, समुच्चय नाम रखा। और किस प्रकार से परिभाषित किया इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखिए हमारे पास में क्या एक झुंड है, मान लिया जाए कि 4 दोस्त घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि दूर कहीं एक झुंड दिखाई दे रहा, और झुंड में क्या क्या दिखाई दे रहा था, उनको कुछ गाय दिखाई दे रही थी और बकरी दिखाई देती, हिरन, लोमड़ी और जिराफ, इसका एक झुंड उनको दूर से दिखाई दे रहा था, ठीक है। ऐसा तो खैर ज़्यादा संभव नहीं है क्योंकि लोमड़ी और जिराफ, बकरी और गाय के साथ में सामान्यतः इसका झुंड देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक मान सकते हम कि 4 बच्चे घूमने के लिए गए और उन्होंने ऐसा एक झुंड देखा जिसमें कुछ गाय थी, कुछ बकरी थी, कुछ हिरन था, कुछ लोमड़ी थी और जिराफ था। अब चारों बच्चों का क्या हुआ, आपस में डिस्कशन हुआ। कुछ बच्चे इसको अलग अलग नाम से पुकारने लगे
और किस प्रकार से नाम से पुकारने लगे। जिसमें से पहला बच्चा था वो क्या बोलता है कि ये जो झुंड है ना, जो समूह है, जो संग्रह है, वो क्या है, जंगली जानवरों का समूह है। एक बच्चा बोलता, पहला बच्चा। दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो ये जो समूह दिखाई दे रहा ना, ये पालतू जानवरों का समूह है। दूसरा बच्चा बोलता है। तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, आप लोग गलत बात कर रहे हैं, ये जो समूह है वो किसका है, जानवरों का समूह है। और चौथा बोलता है कि नहीं, ये जो समूह है ना, वो सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। इनमें से सही कौन बोल रहा था, तो एक एक पर बात करते हम। देखिए, ये जो एक समूह दिखाई दे रहा था, इस समूह को सबने, चारों बच्चों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। क्या किया, परिभाषित किया। परिभाषित देखिए, इन जो अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं परिभाषित किया, इसका संबंध डायरेक्ट इस चैप्टर से आपको यहां पर संबंध मिलने वाला है। ठीक है, इनने चारों ने क्या किया, परिभाषित किया। सबने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया, जिसको जो समझ में आ रहा था परिभाषित किया। लेकिन पहले ने बोला जंगली जानवरों का समूह है। क्या ये जंगली जानवरों का समूह है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें जंगली जानवर तो यहाँ पर हिरन दिखाई दे रहा, लोमड़ी दिखाई दे रही है, जिराफ दिखाई दे रहा। ये दो तो जंगली जानवर नहीं है, गाय और बकरी तो जंगली जानवर नहीं है। दूसरे ने बोला कि पालतू जानवरों का समूह है, तो इसकी भी बात गलत है, क्योंकि पालतू जानवर तो गाय और बकरी है, हिरन, लोमड़ी और जिराफ तो पालतू जानवर नहीं है, तो इसकी भी बात गलत हो गई। इसने बोला कि जानवरों का समूह है, इसने न तो बोला पालतू है न तो जंगली जानवर है, इसने क्या बोला, जानवरों का समूह है। तो क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है भाई, ये भी सब के सब जो है वो जानवर है। क्या है, जानवर है। तो जानवर हो सकता है कि पालतू हो या जंगली जानवर हो। इसने बोला कि सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। सुंदर तो है, गाय भी सुंदर है, बकरी भी सुंदर है, हिरन भी, लोमड़ी भी, जिराफ भी सुंदर है। लेकिन सबके नजरिए से मैं नहीं मानता कि लोमड़ी सुंदर है। कोई एक बच्चा मान रहा था कि लोमड़ी भी सुंदर होती है। ठीक है, तो सबका नजरिया यहां पर क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था। तो इसका मतलब अलग अलग हो सकता है ना, आपको हो सकता है कि हिरन अच्छा लगता है, बकरी अच्छी नहीं लगती, किसी को बकरी ज्यादा सुंदर लगती है, हिरन अच्छा सुंदर नहीं लगता। तो परिभाषित तो सबने किया, लेकिन सुपरिभाषित किसने किया, सही तरीके से परिभाषित किसने किया, तो हम बोलेंगे कि भाई तीसरा जो स्टूडेंट था, तीसरा जो बच्चा था, उसने उसको सुपरिभाषित किया। तो सुपरिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है। परिभाषित करना जरूरी नहीं है, जो झुंड दिखेगा आपको, या जो समूह दिखेगा, या जो ग्रुप दिखेगा, या जो संग्रह दिखेगा, उसको क्या करना है, आपको सुपरिभाषित करना है। और जब सुपरिभाषित हो जाएगा समूह, तो उसी को समुच्चय कहा जाएगा। गणितीय भाषा में समुच्चय इसी को कहा जाएगा, या इसी को क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सेट्स इसको कहा जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने क्या है कि मैथ्स में ये पढ़ा है कि कभी बोला जाता है उसी चीज को समुच्चय बोला जाता है, कभी कभी उसी को समुच्चय नहीं बोला जाता है। कभी बोला जाता है कि 2, 4, 6, 8 ये समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है। कभी बोला जाता है कि ये समुच्चय नहीं है। तो ऐसा क्यों, तो आप यहां पर देख ही रहे, अगर सुपरिभाषित करेंगे तभी समुच्चय बनेगा, अदरवाइज वह समुच्चय नहीं बनेगा। तो तब तक क्या रहेगा, वो समूह हो सकता है, समूह हो सकता है, या संग्रह हो सकता है, या तब तक झुंड हो सकता है, जब तक हम उसको सुपरिभाषित नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां पर समुच्चय की परिभाषा क्लियर हो गई है। हुई कि नहीं हुई क्लियर, आप खुद बना सकते हैं ना, रटने वाला काम नहीं है। मैथ्स तो आपको मालूम है कि रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो उसको रटने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से बनाइए, आप अपने मन से बनाइए परिभाषा, और आप बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप यहां पर समुच्चय की परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है, कि या ऐसा भी बोल सकते, किसी भी लगा सकते, किसी सुपरिभाषित समुच्चय को समूह कहा जाता है। अब ये अगर समूह है, ये समूह है, तो समुच्चय तभी होगा जब उसको सुपरिभाषित किया जाएगा। ऐसा अगर परिभाषित करेंगे तो समुच्चय नहीं है, ऐसा परिभाषित करेंगे तो समुच्चय नहीं है, ऐसा भी समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय हुआ। मैं अगर यहां पर लिखता हूं 2, 4, 6 और 8, 10, ये लिख दिया, क्या ये समुच्चय है, समुच्चय है या नहीं है, तो आप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसको सुपरिभाषित करने पर निर्भर करता है। मैं अगर बोलूंगा कि यह
11 से छोटी प्राकृत संख्या है, सुपरिभाषित हुआ क्या? प्राकृत संख्या तो बहुत सारी मैंने छोड़ दी है, इसमें से बहुत सारी छोड़ दी, 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। अगर मैं बोलूंगा कि ये 12 से छोटी या 11 से छोटी सम संख्या है, तो यहां पर अभी सुपरिभाषित कर दिया। मैं अगर बोलूंगा कि 11 से छोटी विषम संख्या है, तो अभी भी सुपरिभाषित है क्या? 11 से छोटी विषम संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। बात क्लियर है ना? जब तक उसको सुपरिभाषित, कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर बोला कि मेरे पास में 50 बच्चे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने बोला कि अच्छा बच्चों, आप एक काम करिए, मुझे 12 से छोटी सम संख्याएं, सम प्राकृत संख्या बताइए। 12 से छोटी सम प्राकृत संख्या बताइए। तो 12 के 12 बच्चे ये समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि सर जो बोल रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर उनको आता है, उनको नॉलेज है, तो मेरे ख्याल से सबका आंसर, सम प्राकृत संख्या बोल रहा हूं तो सबका आंसर क्या होगा? यही होगा। सर ये जो आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर होगा 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर? इसका मतलब सबके सब सही लिख रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्या किया? सुपरिभाषित किया हुआ है, तो उसी को समुच्चय बोला जाएगा। सभी समूह या सभी समुच्चय या सभी संग्रह, सभी संग्रह या सभी समूह या सभी ग्रुप या सभी झुंड समुच्चय नहीं हो सकते जब तक उसको सुपरिभाषित न किया जाए। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स वाली लैंग्वेज करना पड़ेगा, हमें मैथ्स की भाषा बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बहुत कुछ नियम हो सकते हैं कि मैथ्स में ऐसा थोड़ी कि गाय, बकरी, हिरन, लोमड़ी लिख दिया और जिराफ लिख दिया वो समुच्चय बन गया। पहली बात तो हमने उसको सुपरिभाषित कर दिया। ये कहा जाता है कि भाई जब भी समुच्चय रहेगा, क्या रहेगा? जब भी समुच्चय रहेगा तो उस समुच्चय के अवयव, उस संग्रह में जो जो अवयव रहेगी उसको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? गाय, बकरी, हिरन, लोमड़ी, जिराफ, इनको क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है। पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनको क्या बोला जाता है? अवयव वो कहा जाता है। देखिए, अब इसके बाद में जितनी भी बातें करेंगे हम, जितनी भी शब्दावली उपयोग में लाएंगे, वो सारी की सारी शब्दावली अब के अगले क्लास में चल के आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। जब भी मैं बोलूंगा एलिमेंट्स या अवयव या सदस्य, तो आपको ये समझना है कि इनकी बात की जा रही है। ये भी सदस्य है या अवयव है या एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनको क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ए, बी, सी, डी और डैश 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 कंटिन्यू। ठीक है, इनको कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है। काय के द्वारा? कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है, कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है। देखिए, ये पहला अवयव है तो इसके बीच में, दूसरे अवयव के बीच में कामा लगाया जाएगा। यहाँ कामा लगा दिया, यहाँ कामा लगा दिया, यहाँ कामा लगा दिया। बात क्लियर है? जितने भी सदस्य रहेंगे सभी को सदस्य बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं, एलिमेंट से भी बोल सकते हैं, मेंबर से भी बोल सकते हैं। ये सारे इसके नाम है। देखिए क्या क्या बोल सकते हैं? अवयव, सदस्य, या इसी को अंग्रेजी में बोला जाएगा तो एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स, या मेंबर्स भी बोला जाता है, मेंबर्स भी बोला जाता है, मेंबर्स। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये एक झुंड है और झुंड के ये क्या है? सब मेंबर है या एलिमेंट्स जिसको कहा जा सकता है। इसको, ये जो अवयव है ना, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और सारे अवयवों को के बीच में क्या लगाया जाता है? कामा लगाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स के उसको प्रदर्शित करने के कुछ न कुछ हम यहाँ पर रूल पर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नियम है इसके। जो अवयव है ना, इन अवयवों को सर्पाकार कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है। याद रखना, किसी भी कोष्ठक अपनी मर्जी नहीं है कि आप चाहो तो ये छोटे कोष्ठक द्वारा बंद कर दो या बड़े कोष्ठक द्वारा बंद कर दो। अगर इनमें अगर इसको बंद करेंगे तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, हमेशा समुच्चय रहेगा तो उसको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर ही बंद किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट लिख देता हूं मैं। इसको क्या किया जाता है? बिल्कुल शार्ट में पॉइंट लिख रहा हूं, आपको लिखना है तो इसको पूरा डिटेल कर लेना कि इनको क्या किया जाता है? सर्पाकार कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है। जो समुच्चय है, समुच्चय को, किसको? समुच्चय बन गया ना। अबे पहले तो क्या था? एक झुंड था, पहले क्या था? एक संग्रह था, या पहले क्या था? एक समूह था। लेकिन हमने क्या किया? इनके अवयवों को कामा से बंद कर दिए, कामा से सेपरेट कर दिया, सर्पाकार कोष्ठक से बंद कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? और उसको सुपरिभाषित कर दिया।
अब क्या बन गया, ये समुच्चय बन गया। और जब समुच्चय बन गया तो इस समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए बी सी डी ई, सबसे नहीं, इनमें से कोई एक। आप चाहो तो इसको कैपिटल ए बोल दो, या कैपिटल बी बोल दो, कैपिटल एक्स बोल दो, कैपिटल वाई बोल दो, कैपिटल पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा लेटर होना आवश्यक है। इतनी बात समझ में आई क्या? बस इतना ही मेन जो है इसकी परिभाषा है और इसका सारांश है। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए कि छोटे से एक या नंबर या दो नंबर के लिए आपके पास में क्वेश्चन आता है कि समुच्चय को परिभाषित कीजिए, समुच्चय को परिभाषित कीजिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। कैसे बोलेंगे आप? हम बोलेंगे कि ऐसा समूह, या ऐसा बोल सकते हैं हम, किसी समूह को सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। हो गई बात, परिभाषा हो गई खत्म। समूह के सदस्यों को अवयव कहा जाता है, या बोल सकते हैं कि उस समूह में या समुच्चय में जो सदस्य रहेंगे उनको क्या बोला जाता है? सदस्य बोला जा सकता है या अवयव भी कहा जा सकता है। सभी सदस्यों को कामा द्वारा सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और इन सभी सदस्यों को सर्पाकार कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है। जो कहानी यहाँ पर लिखी है ना, यही इसकी परिभाषा में, इसके विवरण में आ जाएगा। इन सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये लिखा हुआ है सारा, और इनको पूरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई। एक या दो नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार समूह कभी कभी समुच्चय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में कुछ समूह है। देखिए मैंने कुछ समूह यहाँ पर लिखे हैं। हमें ये चेक करना है कि ये जो समूह है ना, ये जो समूह है वो समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, देखिए भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह, क्या बोला है मैंने? अगर मान लिया जाए मेरे पास में 50 बच्चे हैं, थोड़ा सा ऐसा सोचिए आप, 50 बच्चे हैं, मैंने बोला कि बेटा आप एक काम करिए कि भारत के जो सर्वश्रेष्ठ क्या लेखक है ना, उनके नाम लिखिए, 5 सर्वश्रेष्ठ। तो क्या होगा, कोई अलग लेखक का नाम लिखेगा, कोई दूसरे लेखक का नाम लिखेगा, सबके नजरिए से सर्वश्रेष्ठ अलग अलग हो सकते। किसी को किसी लेखक की कविता पसंद है, किसी को दूसरे लेखक की कविता पसंद है, भाई सबको अपनी अपनी पसंद अलग अलग होती है, तो सबके आंसर यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग हो गए, हो गए कि नहीं भाई? सबके नजरिए से सर्वश्रेष्ठ की यहाँ पर मीनिंग नहीं है ना कि सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, किसको सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे, किस नजरिए से उसको सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे। जो वीर रस पर लिखता है, जो करुण रस पर लिखता है, उसको सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे कि किसको सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे। तो ये अभी हम यहाँ पर डिसाइड, सर्वश्रेष्ठ की मीनिंग यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। होगा क्या, समुच्चय नहीं होगा। भारत की सभी नदियों का समूह, क्या भारत की सभी बोला है भैया, सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं की है यहाँ पर, या पवित्र की बात नहीं की है। जितनी भी नदियाँ है, दुनिया भर की नदियाँ, जितनी भी भारत की नदियाँ है ना, सारी नदियों की बात की है। तो हम लिखना चालू कर देंगे, नर्मदा, नर्मदा, कावेरी, कावेरी। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कावेरी, गंगा, गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, और बहुत सारी नदियाँ हैं भैया, लिखते लिखते तो हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते, डैश 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 लगा देते। और भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, पता करना पड़ेगा, इतिहास पता करना पड़ेगा, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि भारत में कौन सी नदियाँ है, और सबके नाम अगर लिखते जाएंगे तो लेकिन पॉसिबल तो है ना। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय होगा। देखिए यहाँ पर कोष्टक लगा दिया मैंने, सभी नदियों के बीच में कामा लगा दिया। जो नियम है, देखिए जो नियम पर हमने डिस्कशन किया था कि जितनी भी नदियाँ हैं सबके बीच में क्या लगना चाहिए, कामा लगना चाहिए। सभी को क्या करना है, सर्पाकार कोष्टक में बंद कर देना है, तो सर्पाकार कोष्टक में भी बंद कर दिया। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिया मैंने, एक से प्रदर्शित कर, हमारी मर्जी है। मैंने क्या किया, एक से इसको प्रदर्शित कर दिया। कहीं क्रॉस में दिखे आपको, मैं क्या करता हूँ, नदियों वाली बात है, रिवर वाली बात है, तो मैं आर से इसको प्रदर्शित कर देता हूँ, अपनी मर्जी है। ठीक है,
तो पूरे नियम को फॉलो किया ना मैंने और एक समुच्चय बन गया। और इसको सुपरिभाषित भी किया, देखिए सुपरिभाषित किया। पहले क्या था, ये समूह था, अब पूरे नियमों को का पालन किया तो ये समुच्चय बन गया। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं हम। एशिया के देशों के नाम, एशिया के देशों के नाम आप लिख सकते हैं। कंट्री से मैं डिनोट करता हूं इसको कि लिख सकते हैं एशिया में कौन से देश है। भारत, बहुत सारे देश है, मैं कुछ नाम लिख देता हूं। भारत, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, भूटान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, 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 किजाकिस्तान, पाकिस्तान, और कामा डेश 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 लिख दिया, रे लगा दिया। बहुत सारे देश है, अभी पूरे देश नहीं लिखना चाह रहा हूं मैं, तो डेश 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 लगा दिया। 1 से 20 तक सम संख्याओं का समूह लिख सकते हैं हम। सम संख्याओं का समूह है, इवन नंबर है, इसलिए मैं ई से प्रदर्शित कर देता हूं इसको। 1 से 20 तक सम संख्याओं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अच्छा, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का समूह। इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, तो ये से मैं प्रदर्शित कर देता हूं। इसके मूल क्या होंगे भाई, इसको हल करो। वर्ग समीकरण दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो 2 और 3 इसके मूल आ जाएंगे। इसको हल किया जाए तो 2 और 3 क्या हो जाएगी, इसके मूल हो जाएंगे। तो इसका समूह बन गया। ये भी क्या है, ये भी क्या है, देखिए भारत के ये भी समुच्चय था, ये भी समुच्चय था, ये भी समुच्चय था, और ये भी क्या बन गया, समुच्चय बन गया। सबके आंसर यही आएगा ना। मैं अगर बोलूंगा कि भाई x² - 5x + 6 = 0, इसका आप समुच्चय बनाइए तो सबका आंसर 2 और 3 आएगा। अब अगर बोलेगा कि सर मुझे तो वर्ग समीकरण आता ही नहीं है, हल करते नहीं आता है, तो फिर मेरा तो आंसर और कुछ आ सकता है, या मैं तो क्वेश्चन को गलत कर दूंगा तो मेरा तो आंसर कुछ और आ सकता है, बाकी लोगों का आंसर और कुछ आ सकता है। तो ये तो समुच्चय हुआ ही नहीं, फिर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। भाई आपको आता है, आना चाहिए ना, मेथड आना चाहिए, तो सबका आंसर अगर सभी लोग सही करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह। अब कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह, मैं आपकी क्लास की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि दुनिया में आपकी स्कूल के बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आपके स्कूल की कर देता हूं मैं, स्कूल के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी जो 11वीं की क्लास है उसके विद्यार्थियों का समूह, आपको अगर बोला जाए कि अपने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के नाम लिखिए आप, तो सबके नाम एक जैसे रह गए। इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, समुच्चय बनेगा। ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाज का समूह। आपने देखा होगा कि एक बच्चा बोलता है कि भाई मेरा तो वो वाला बल्लेबाज बड़ा फेमस है भाई, और मेरा फेवरेट है। दूसरा बोलता है अरे वो तो बेकार है, ठीक है, वो तो कभी भी आउट हो जाता है, कभी पता लगा 0 पर ही आउट हो गया, कभी 100 भी बना लिए, कभी 150 भी बना लिए, वो कौन से काम का। मेरा तो फेवरेट ये वाला बल्लेबाज है जो कि हमेशा 50-60 रन बनाता ही है, हर मैच में बनाता ही है, तो वो मेरा फेवरेट है। तो सबके अनुसार सर्वश्रेष्ठ की मीनिंग क्या होगी, अलग अलग। बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की मीनिंग क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ क्या है तो सुपरिभाषित नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, दुनिया का कोई भी बच्चे को बोल दीजिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही लिखेगा, ठीक है ना, और यही स्वर होते हैं तो यही लिखेगा। तो मान लिया जाए कि इसको मैं वी से प्रदर्शित कर देता हूं, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्लियर ना। तो समझ गए मेरे ख्याल से समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। उदाहरण देना है तो इसी में से कोई आप उदाहरण दे सकते हैं। सभी सम संख्याओं का समूह, सभी सम संख्या देखिए 2, 4, 6, 8, और ये तो सभी बोला है तो ये तो कभी खत्म होगी नहीं, ठीक है, अनंत तक रहेगी। तो मैं इसको प्रदर्शित कर देता हूँ, ई से प्रदर्शित कर दिया तो इसको मैं एफ से प्रदर्शित कर देता हूँ, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। बात क्लियर है। अब
समुच्चय की परिभाषा मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का ही नाम समुच्चय है, तो समुच्चय की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए कि किसी समूह को सुपरिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है। अगर उसको सुपरिभाषित करेंगे तो समुच्चय होगा, परिभाषित करना नहीं, सुपरिभाषित करना। मैंने बताया था ना कि 4 बच्चे थे, सबने उसको परिभाषित तो किया था। कहा गया भाई ये था, वो हटा दिया मैंने। तो क्या किया, सुपरिभाषित तो सबने चारों ने किया था, लेकिन सुपरिभाषित एक बच्चे ने किया था। तो ऐसा अगर सुपरिभाषित करेंगे तो ही समुच्चय होगा। क्लियर। समुच्चय को में जितने भी सदस्य रहेंगे या अवयव रहेंगे उनको अवयव बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं कि सदस्य समूह में जितनी भी वस्तुएं रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम, जितनी भी वस्तुएं रहेगी उसको क्या बोला जाता है, सदस्य या अवयव कहा जाता है। या इंग्लिश में बोलेंगे तो एलिमेंट्स बोला जाता है, या अवयव, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 अवयवों के बीच में कॉमा लगाया जाता है और सभी अवयवों को सर्पाकार कोष्ठक में बंद किया जाता है, और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो समुच्चय है, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः समुच्चय जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। समुच्चय ठीक है। और वो कौन से प्रकार है, इस बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, एक तो समुच्चय परिमित हो सकता है। कैसा हो सकता है, परिमित, मेरे ख्याल से नाम से क्लियर है। एक हो सकता है अपरिमित। समझ में आई बात, परिमित या अपरिमित। परिमित किसको बोला जाता है, फाइनाइट, जिसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो फाइनाइट, और इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से बताने से पहले ही आप कुछ तो समझ गए होंगे। ठीक है ना। परिमित और अपरिमित मतलब हमें पता ही नहीं कि कितने अवयव है इसमें, है ना। अपरिमित, इनफाइनाइट। ठीक है। देखिए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, या जिसमें अवयव क्या हो, निश्चित मात्रा में हो, निश्चित हो, उसको क्या बोला जाता है, परिमित कहा जाता है। और ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित हो, उसको क्या बोला जाता है, अपरिमित कहा जाता है। अनंत हो या जिसके अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते। जैसे मान लिया जाए सम संख्याओं का समुच्चय। देखिए, सम संख्याओं का समुच्चय आप बता सकते क्या, कितनी सम संख्याएं होती है? तो आप बोलेंगे सर 2 4 6 8 10 12, जिसमें 2 का भाग जाता हो तो सम संख्या होती है। लेकिन अंतिम सम संख्या मालूम है क्या आपको, कि अंतिम सम संख्या कितनी होगी? तो ये तो अनंत, कई सारी, एक छोड़ के 8 10 12 14 16 18 20 है, तो अनंत है। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। परिमित समुच्चय किसको बोला जाता है, फाइनाइट सेट किसको बोला जाता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं उसको परिमित समुच्चय बोला जाता है। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते उसको अपरिमित समुच्चय कहा जा सकता है। तो इसमें मेरे को ये बताइए कि परिमित समुच्चय कौन से हैं? तो परिमित समुच्चय, देखिए परिमित समुच्चय कौन से है, ये परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए, मैंने जरूर डैश लगाया है, लेकिन क्या सारी नदियों के नाम लिख नहीं सकते हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितनी नदियाँ है तो आपको जनरल नॉलेज में मिल जाएगा कि भारत में कितनी नदियाँ है। तो ये क्या हो गया, परिमित हो गया, गिन सकते हैं ना हम। ये क्या था, इसका कैसे परिभाषित किया था इसको, एशिया के देशों के नाम। तो एशिया के देश आप बता सकते कौन से हैं, ठीक है। तो आपको अगर जनरल नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कि कितने देश एशिया के अंदर है। ये क्या हुआ, परिमित हुआ, गिन सकते। मैंने जरूर यहाँ पर डैश लगाया, तो जरूर नहीं है कि जिसमें डैश लगेगा वो परिमित ही होगा, अपरिमित ही होगा, ठीक है। ये क्या था, 2 4 6 8 12 20 तक के सम संख्या है, परिमित है। हम यहाँ पर गिन सकते कि ये 10 अवयव इसमें है, अवयव को गिन सकते। यहाँ पर भी मालूम है कि हमें 2 अवयव है, यहाँ पर भी मालूम है कि 5 अवयव है, तो ये परिमित हुआ। और जिसको नहीं गिन सकते, जैसे इसको नहीं गिन पा रहे हम, डैश लगा हुआ आगे, तो ये क्या हुआ, अपरिमित हो गया। तो इस प्रकार से आप इसके उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है।
आप वीडियो को रोक के इसकी परिभाषा भी आप लिखते हुए जाएंगे। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स वो नोट्स होते हैं जो आपने बनाए हैं, ठीक है, आपने बनाया है, उससे अच्छे कोई नोट्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में बुक्स वगैरह तो है ही, और आपको मैं बता दूं फिर इसके बावजूद भी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको बीच में जानकारी दी जाएगी, और आपको नोट्स पूरे एक एक नोट से भी मिलेगी आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स आपके जो बने हुए नोट्स है वो सबसे अच्छे नोट्स कहलाएंगे। तो आप इसकी परिभाषा खुद लिखिए, परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, इसके ये भी आप इसको लिखते हुए चलिए। देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, और इन दो तरीकों को समझने से पहले या इस पर डिस्कशन करने से पहले और एक बात हमें यहां पर कर ले। मान लिया जाए कि भाई जॉर्ज केंटर जो थे, इन्होंने वो क्या किया, इसको परिभाषित किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई ये 2, 4, 6, 8 सम संख्या है हमारे पास में, और सम संख्या 12 से छोटी सम संख्याओं की बात यहां पर की है। जॉर्ज केंटर साहब ने ये बोला कि अगर किसी समूह को सुपरिभाषित कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा, बन भी गया। इनके अवयवों को क्या किया जाए, कामा से सेपरेट भी कर दिया जाए, कर दिया सेपरेट। इसके बाद भी इसको सर्पाकार कोष्ठक में बंद भी कर दिया जाए तो बंद भी हमने यहां पर कर दिया। बंद करने के बाद में इसके जो अवयव है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, कर भी दिया, चलो ठीक है। और जो पूरा समुच्चय बन जाएगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, पूरे समुच्चय को। तो ये हमने बड़े अक्षर द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया। अब यदि हमें ये पता करना है कि कोई सदस्य इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, एक कोई प्रतीक बनाना पड़ेगा। वो ऐसी बात हो गई ना, जैसे मुझे एक इस प्रतीक पर से एक बात याद आई कि जब हम छोटे थे, ठीक है, पिताजी भी घर में रहते थे, मम्मी भी घर में रहती थी, और दोस्तों को पता करना है कि ये घर में है या नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता था कि एक रस्सी, छत पर से एक रस्सी ऐसी लटका के रख देता था। रस्सी लटका के रख देता था तो इसका मतलब ये है कि मैं घर में नहीं हूं। और रस्सी को अगर हटा दिया जाए एक पर्टिकुलर जगह पर, मैं क्या करता, रस्सी लटका देता था। इससे मेरे दोस्तों को ये पता चलता था कि ये घर पे नहीं है। और रस्सी अगर लटकी नहीं है तो इसका मतलब घर पे है, उपस्थित है। तो इस प्रकार से कोई अवयव इसमें उपस्थित है या नहीं है, इसके लिए भी एक चिन्ह है, और चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि 2 है और 2 इस समुच्चय में उपस्थित है या नहीं है, तो इस प्रकार से इस चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर उपस्थित है तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे, और उपस्थित नहीं है तो इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बात क्लियर है। इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू, मतलब ये उपस्थित है ऐसा बोला जाता है। देखिए हम बोल सकते कि 2 समुच्चय एक का अवयव है। और यदि मान लिया जाए 3 है, 3 इस समुच्चय में है या नहीं है, तो इसको अगर दिखाना है तो हम इस प्रकार से दिखाते कि इसका अवयव ये नहीं होगा। बात क्लियर है। तो हम हिंदी में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे कि 2 समुच्चय ए का अवयव है, या तो ऐसा बोल सकते कि 2 समुच्चय ए में उपस्थित है। ऐसा अगर चिन्ह दिखा, उसको क्रॉस कर दिया, तो क्या बोलेंगे कि 3 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, या तो बोल सकते कि 3 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, 2 इज बिलोंग्स टू ए और 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ए को ये 3 बिलोंग नहीं करता है, या उसमें ये उपस्थित नहीं है, ऐसा बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए 4 बिलोंग्स टू लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 बिलोंग्स टू लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोनों के बीच में चिन्ह, 11 दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगेगा, इस पर बात करते हैं। देखिए 4 इसमें उपस्थित है क्या, हाँ है ना, 4 उपस्थित, तो क्या बोलेंगे हम, बिलोंग्स टू। 3 उपस्थित है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बिलोंग्स टू लगाया और यहाँ पर क्रॉस कर दिया। 11 इसमें उपस्थित है क्या, नहीं है, 11 है ही नहीं इसमें उपस्थित, तो ये बिलोंग्स टू लगाया और इसको क्रॉस कर दिया। तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर।
देखिए कितनी बातें हो गई अभी तक, कितनी बातें हो गई। एक तो परिभाषा हो गई। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और भी इसके प्रकार है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। परिमित हो सकता है या अपरिमित हो सकता है। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, और अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होगा, इसकी परिभाषा वगैरह सब मिलेगी आपको, उसकी चिंता ना करें, ठीक है। अपरिमित समुच्चय वह होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई समुच्चय किसी समुच्चय में अवयव उपस्थित है या नहीं है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इस पर हमने अभी यहाँ डिस्कशन किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो समुच्चय है इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको प्रदर्शित करने के दो तरीके, समुच्चय को प्रदर्शित करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, और वो दो तरीके कौन से हैं। एक तो रोस्टर या जिसको बोला जाता है सारणीबद्ध रूप, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है समुच्चय निर्माण विधि, या रूप भी बोल सकते हैं हम, निर्माण रूप, या इसको बोला जाता है गुण प्रकटीकरण रूप, ठीक है, रूप, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप। बात क्लियर है। देखिए अब इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नाम से ही बड़े क्लियर है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप मतलब निर्माण करना, हमें उसको शब्दों के रूप में लिखना है या उसका गुण लिखना है। देखिए नाम क्या है, गुण प्रकटीकरण रूप, उसका जो भी गुण रहेगा उसके गुण को प्रकट करना है हमें, ठीक है। किस प्रकार से, मान लिया जाए कि हमारे पास में सम संख्या, या तो बोल सकते हैं हम कि 20 से कम सम संख्या का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। ऐसा एक समुच्चय बनाना है कि जिसमें क्या हो, 20 से कम सम संख्या है, ऐसा हमें एक समुच्चय बनाना है। तो मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो गया, क्योंकि 20 से कम बोला है, ठीक है। 20 से कम बोला है तो ये क्या बन गई, एक सम संख्या बन गई। क्या बोला है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। हमने क्या किया, इसको सारणीबद्ध रूप कर दिया। हमने पूरे अवयव को लिख दिया, सभी अवयव को क्या कर दिया, कामा से सेपरेट कर दिया, और सभी को कामा से सेपरेट करने के बाद में सभी को क्या किया, सर्पाकार कोष्ठक में बंद कर दिया, और सर्पाकार कोष्ठक में बंद करने के बाद में मैंने इसको ई से प्रदर्शित कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको बोला जाता है क्या, रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। बात क्लियर है। इसी को अगर हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम क्या करते हैं, यहां पर 1 से लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया, 1 से लिख दिया। अब 1 से के गुण को प्रकट करना है हमें। देखिए हमारे पास में क्या है, समुच्चय सुपरिभाषित कैसे किया है कि 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। कैसे प्रकट किया, 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमने क्या किया, 1 से लिख दिया। अब 1 से को क्या करना है, इसके गुण को प्रकट करना है। 1 से द्वारा क्या करना है, गुण को प्रकट करना है। कैसे, जहां x क्या है, बिलोंग्स टू सम संख्या, या तो आप बोल सकते हैं कि x 20 से कम सम प्राकृत संख्या, यहां पर मैं प्राकृत संख्या भी लिख देता हूं, सम प्राकृत संख्या, ठीक है। सम प्राकृत संख्या है। देखिए मेथ से पढ़ रहे हैं ना हम, तो
तो मेष के रूप में हमें उसको लिखना पड़ेगा। कैसे सुपरिभाषित कैसे किया है? 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमने यहां पर ये बोला कि 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय कौन है? x है। क्या बोला? 20 से कम सम संख्याओं का समुच्चय कौन है? x है। जहां पर x को हमें परिभाषित करना पड़ेगा कि भाई x क्या है, तो 20 से कम सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो हुआ ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है, या इसको समुच्चय निर्माण विधि बोल सकते हैं, या गुण प्रकटीकरण रूप इसको कहा जा सकता है, या और ये क्या हो गया? इसका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहा जाएगा। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास में ये ले लेता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर से 0 समीकरण के मूलों का समुच्चय, ध्यान देना इधर, समुच्चय। इसको हमें दोनों रूप में लिखना है। पहले सारणीबद्ध रूप में लिखता हूँ मैं, या रोस्टर फॉर्म जिसको बोला जाता है। आपको मालूम है कि मूल है, रूट है, तो मैं इसको r से प्रदर्शित कर देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको यदि आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगी? इसके मूल क्या आ जाएगी? -1 और -2, ये हो गया। यदि आपको बोला जाए कि इसको हमें किस रूप में करना है? सारणीबद्ध रूप में करना है प्रकट, तो आपने सारणीबद्ध रूप में इसको प्रकट कर दिया। और समुच्चय निर्माण विधि से अगर इसको प्रकट करना है, या समुच्चय निर्माण रूप में अगर इसको प्रकट करना है, तो क्या बोल सकते हैं हम? एक से लिख दिया और सचदेट, ये सचदेट लगा दिया हमने, 2 डॉट लगा देना। और हम क्या बोलेंगे? जहां x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर से 0 के मूल हो गए, और इसको सर्पाकार कोष्ठक में बंद कर देना है। तो इसको भी सेम सर्पाकार कोष्ठक में बंद करना है, एक से लिख देना है, और फिर x को परिभाषित कर देना है यहाँ पर कि भाई x क्या है, और उसको समुच्चय से के रूप में सर्पाकार कोष्ठक में बंद करके अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित कर देना है। तो इतनी बातें हैं। इस आधार पर और भी बहुत सारी बातें हैं समुच्चय में, अलग अलग समय पर। अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज रहेगी उसके आंसर आप ही देंगे फटाफट इस बेसिक के आधार पर, ठीक है। और कुछ एडवांस एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं। तो रेफरेंस बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया जाता है, हो सकता है कि हमने आगे पढ़ना है वो बात आपकी रेफरेंस बुक में पहले ही एक्सरसाइज में होती है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वो भी सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, लेकिन आपका अगर बेसिक पूरा क्लियर है तो ठीक है। तो हम एक एक बात पर डिस्कशन करेंगे हम आगे भी, लेकिन पहले अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमारे पास में कुछ समूह है या संग्रह है, समूह भी हो सकते हैं, संग्रह भी, दोनों का मतलब एक ही है। अगर उसको सुपरिभाषित किया गया है तो क्या होगा? समुच्चय होगा, और सुपरिभाषित नहीं किया गया तो समुच्चय नहीं होगा। देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है ना। अब जे अक्षर से कौन से महीने प्रारंभ होते हैं? तो देखिए, जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा, ठीक है, जून आ जाएगा, जुलाई भी आ जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस हो गया। तो जैसे जो प्रारंभ होने वाले जो महीने के ये है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है? सुपरिभाषित यहाँ पर होगा। फिर से और एक बार, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, 12 महीने हैं, 12 महीने में से 3 महीने ऐसे होते हैं कि जो जैसे प्रारंभ होते हैं, जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित है यहाँ पर। अगर मैं ये मान लिया जाए कि मेरे पास में अगर 50 बच्चे हैं और मैं उनसे बोलूँगा कि इसका आंसर लिखिए, तो मेरे ख्याल से सभी का आंसर यही होगा। इसका मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है मतलब ये क्या होगा? समुच्चय होगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बताइए कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कौन है प्रतिभाशाली लेखक?
तो मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से प्रतिभाशाली लेखकों की लिस्ट अलग बनेगी, आप बनाओगे तो अलग बनेगी, आपका दोस्त बनाएगा तो अलग बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रतिभाशाली लेखकों की यहां पर मीनिंग क्लियर नहीं की है, स्पष्ट नहीं की है, सुपरिभाषित नहीं किया है। इसका आंसर कैसा लिख सकते हैं हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर प्रतिभाशाली लेखकों को सुपरिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या होगा, यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। ऐसा हमें यहां पर स्पष्ट करना होगा। बात क्लियर है ना भाई। प्रतिभाशाली का मतलब क्या है, सबके अनुसार प्रतिभाशाली की मीनिंग यहां पर बदल जाती है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। भाई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको बोल रहे हैं, जो किसी किसी मैच में सेंचुरी मार लेता है या हर मैच में वो 50 रन बनाता है, किसको सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, लगभग 50 रन बनाता है। हमेशा वो मान लिया जाए कि 80 के लगभग में आउट हो जाता है, कभी 0 पर आउट हो रहा, कभी 100 पर आउट हो रहा, कभी 200 भी बना ले रहा। सर्वश्रेष्ठ किसको बोल रहे हैं, तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ की मीनिंग यहां पर क्लियर नहीं है, ये भी क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा, ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्लियर ना, मतलब सुपरिभाषित होना अति आवश्यक है। कोई संग्रह हो या समूह हो तो सुपरिभाषित का होना आवश्यक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा में बालकों की संख्या जो है वो निश्चित है ना, आप सबके नाम लिखेंगे वो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये क्या निश्चित है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। ऐसा स्पष्ट लिखना है कि यहाँ पर कक्षा 11वीं के बालकों का संग्रह जो है वो क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा, यह संग्रह समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम आप लिख सकते हैं। 100 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। 100 से कम बोला तो 99 तक आएगा, ठीक है ना। आप इसको प्राकृत संख्या की बात किए तो नेचुरल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, एन से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो सिंबल है इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। कुछ सिंबल है आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि हमने 10th क्लास में पढ़े हैं, फिर भी नेचुरल नंबर को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, परिमेय संख्या को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस क्लास के बाद में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 100 से अधिक ये तो हो गया, 100 से कम है ना, ये हो गया। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, भाई लेखक प्रेमचंद जो है, लेखक प्रेमचंद है, इसके जो उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास तो निश्चित है ना। लेखक प्रेमचंद के अगर आपको उपन्यास मालूम है तो ये निश्चित है। जैसे आप बोल सकते कि सर इसका तो एक उपन्यास गबन है, ठीक है, गोदान है, गोदान, कावेरी है, गोदान क्या है, गोदान, गोदान है, कावेरी है, कावेरी, ठीक है ना। और कई सारे उपन्यास है जिसमें प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, और इसी के अलावा मानसरोवर है, मानसरोवर है, ठीक है। आप और भी है कई सारे इसके उपन्यास है, तो सारे उपन्यास मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। तो इसके लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उनके लेखक उनके जो उपन्यास थे वो तो निश्चित है, हम यहां पर लिस्ट इसकी लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम पूर्णांक, पूर्णांक आप लिख सकते हैं, इवन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो ई से प्रदर्शित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको आपकी इच्छा हो तो आप चाहो तो ए से प्रदर्शित कर दो, इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो क्या होते हैं सम पूर्णांक, 2, जो ऐसी संख्या, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, तो 2 हो सकता है, 4 6 8 10 और डैश 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 अनंत तक जाएगा, और इस प्रकार से ये हो सकता है। क्लियर ना, मतलब आपने सुपरिभाषित है ये, तब तो पूरा समुच्चय लिखा है, तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, भाई आप किसको खतरनाक मानते हो, शेर को खतरनाक मान सकते हैं या चीते को खतरनाक, कोई शेर को खतरनाक मानता है, कोई बोलता है कि नहीं चीता सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है वो ज़्यादा खतरनाक है, कोई बोलता है कि लोमड़ी ज़्यादा खतरनाक है, कोई बोलता सियार खतरनाक है,
ठीक है ना। वो बड़े बड़े जानवरों को खा जाता है सियार, उसका झुंड बना के आता है, बड़े बड़े जानवरों को का शिकार कर लेता है वो। तो भाई खतरनाक किसको बोला जा सकता है? सांप खतरनाक है, ठीक है, सांप खतरनाक, सांप को भी खतरनाक मान सकते हैं आप। तो खतरनाक यहां पर आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने सुपरिभाषित नहीं किया कि भाई खतरनाक का मतलब क्या है, किस प्रकार के खतरनाक की बात की जा रही है। इसलिए ये क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा समुच्चय होगा और कौन सा नहीं होगा। संग्रह तो सभी है, संग्रह क्या है? सभी है। यहां पर हम बोल नहीं सकते कि सभी संग्रह है, सभी समूह हो सकते हैं, लेकिन सभी समुच्चय होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये इज इक्वल टू, आपके पास में एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक लिखिए। देखिए हमने बेसिक में डिस्कशन किया था को हम क्या है, अगर कोई अवयव उस समुच्चय में उपस्थित है तो उसके लिए ये चिन्ह उपयोग में लाते हैं, और उसमें उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू उपयोग में लाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 11 ए में उपस्थित है या नहीं है, देखिए 11 है क्या? इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 11 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। या तो हम बोल सकते हैं कि 11 ए का सदस्य या अवयव नहीं है, तो इस प्रकार से बोल सकते। देखिए ना आप, 11 दिख रहा है कि इसमें नहीं है। अगर मान लिया जाए कि 2 है तो 2 इसमें उपस्थित है, तो आप इसको इस प्रकार का चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 है ना इस समुच्चय में, ये समुच्चय में 2 है। या तो बोल सकते हैं कि 2 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक चिन्ह का उपयोग करना है खाली स्थान पर। 5 ए में उपस्थित है क्या? देखिए 5 है क्या इसमें? हाँ है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम? बिलोंग्स टू लगाएंगे। 8 इसमें है क्या? नहीं है क्या 8 इसमें? नहीं है ना, 6 तक है, ये 1 से लेके 6 तक है, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 0 इसमें है क्या? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। कितना आसान काम है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 4 इसमें है क्या? क्या लगेगा? बिलोंग्स टू लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। 4 है क्या इसमें? हाँ है ना, तो ये बिलोंग्स टू लगेगा। 2 है क्या इसमें? तो बिल्कुल है 2, तो बिलोंग्स टू लगेगा, ठीक है। और 10 है क्या? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू लगेगा, ठीक। ये सदस्य इसमें है या नहीं है, ये बात है यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक। अच्छा, मतलब ये क्या है? किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। सॉरी, टेबुलर तो रोस्टर को भी बोला जाता है। किस फॉर्म में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी जैसे मेरे को हो गया था कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारणीबद्ध बोला जाए, चाहे रोस्टर बोला जाए, चाहे टेबुलर बोला जाए, इसका मतलब एक ही है। समुच्चय निर्माण बोला जाए, या सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाए, या गुण स्पष्टीकरण रूप बोला जाए, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां पर क्या बोला है? देखिए जो एक्स है ना, ये इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूरा अंक है, पूर्णांक है, जो क्या है? -3 से बड़ा है या बराबर है और 7 से छोटा है। क्या बोला है? एक से एक पूर्णांक है, पूरा अंक है, ठीक है। चलिए ठीक है, दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है। यहां पर ब्रैकेट लगाया, -3 के बराबर या बड़ा है, तो -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा है ना, 7 से छोटा। क्या बोला है? पूर्णांक बोला है ना, तो पूरा अंक है, -3 या 3 से बड़ा और 6 से छोटा, तो बना दिया हमने, ठीक है। अगला बी, सेकंड क्वेश्चन। आपको भी सोचना है भाई कि क्या आएगा, ठीक है ना। मेरा आंसर लिखने से पहले आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखिए, एक्स सच दैट एक्स
संख्या 6 से कम होना चाहिए। एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है? ये 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या इसको बोला जाता है। 6 से कम क्या होगा? 6 से कम प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 2 3 4 5 और 6 से कम बोला है तो बस 5 पर बात खत्म हो जाएगी यहां पर और ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, कोष्टक में लगाया जाता है, सभी अवयवों के बीच में कामा लगाया जाता है। अच्छा, C इज इक्वल टू क्या है? देखिए C इज इक्वल टू एक्स क्या है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8 है। अंकों का योगफल देखिए, 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल देखिए, दोनों का योगफल 8 हो रहा। ठीक है, 8 प्लस 0 0 8, ये 2 अंकों की संख्या है क्या? नहीं, ये तो एक ही अंक की संख्या है, क्योंकि इसका अर्थ कितना होता है? 8 ही होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, 7 1 और 1 7 सही है क्या? दोनों के अंकों का योगफल 8 हो रहा। 6 2 6 2 और 2 6 और 6 हो गया। 5 3 और 3 5 और 4 4 है ना। आप उल्टा भी लिखोगे तो उतनी संख्या आएगी। बस हो गया ना, 4 हो गया और 3 वाला भी लिख दिया तो ये सारी संख्या आ जाएगी। तो 8 0 और 7 1 और 1 7 और 6 2 और 2 6 और क्या हो गया? 5 3 और 3 5 और क्या हो जाएगा? 4 4। इसको पलटा के भी लिखेंगे तो 4 4 ही होगा, 44 ही होगा। ठीक है ना। तो ये सारी 2 अंकों की संख्या है जिसमें अंकों का योगफल कितना है? 8 है। ठीक, यही हमसे पूछा गया था। चलिए ठीक है, ये भी हो गई बात। देखिए, कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारी बेसिक में अगर कभी छूट भी जाए तो एक्सरसाइज में कवर हो जाती है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रहे, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो बताया नहीं है। एनसीईआरटी में और एक चीज़ दी हुई है कि भाई आई को प्राकृत संख्या से प्रदर्शित किया, नेचुरल एन को प्राकृत संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आई को पूर्णांक से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारी बातें अपन इस एक्सरसाइज के बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, और उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। हालांकि 10th क्लास का पोर्शन है कि भाई आई को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन को क्यू को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये सारे बातों पर हम डिस्कशन करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, देखिए एक्स कौन सा हो गया? 3 हो गए। एक्स एक अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, जो 60 की भाजक है। पहली बात तो 60 के भाजक कौन कौन होते हैं? 60 के भाजक होते हैं 1 2 3, 3 से भी 60 को विभाजित किया जा सकता है। 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा और 12 पंचे 60 है ना। और 12 के बाद डायरेक्ट 15 और फिर 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा और डायरेक्ट क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, तो ये क्या है? 60 के भाजक है। इतनी संख्या है जिसके द्वारा 60 को विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आई? लेकिन क्या बोला? अभाज्य संख्याओं की बात की है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जो किसी भी स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, 2 होती है, 3 होगी, 4 भी नहीं होगी क्योंकि 4 तो 2 से भाज्य होती ना। 5 भी होगी, 5 हो सकती है, 6 भी 3 से विभाजित हो सकती है, 2 से भी, और ये सारी भाजक है ना, सॉरी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 3 और 5। ठीक है, 2 3 और 5। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 और 5। नहीं आया क्या समझ में? फिर से और एक बार समझेंगे इस बात को, क्योंकि 2-3 चीजें एक साथ में बोली है यहां पर। देखिए, पहली बात तो 60 की भाजक संख्या कौन सी है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 60 में भाग जा सकता है? तो उसकी लिस्ट ही है। अब इसमें बोला है कि अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। तो देखिए ना, एक तो अभाज्य होती ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं किया जाता अभाज्य में। 2 है,
3 है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं का जाएगा और 1 का जाएगा। 4 में 2 का जाता है तो इसलिए कैंसिल। 6 में 2 का जाता है इसलिए कैंसिल। इसमें भी 2 का भी जाता है, 5 का भी इसलिए कैंसिल, इसमें भी कैंसिल, इसमें भी 3 का और 5 का जाता है, इसे भी कैंसिल, है ना। तो केवल हमारे पास क्या बचा, 2, 3 और 5 ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल स्वयं से और 1 से ही होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय में आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, 9th 10th का, है ना। तो फिर फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही एक फंडा ही ये है कि भाई आपकी पुरानी क्लास क्लियर रहना चाहिए, और नहीं भी है तो हम बेसिक तो एक एक चीज़ पर डिस्कशन करते जा रहे हैं। और जैसे भाज्य अभाज्य वाली बात है तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो इन बातों का अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है तो इन बातों का खास करके ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है ना। कि अभाज्य किसको बोला जाता है, ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो खुद से विभाजित हो सकती है या 1 से विभाजित हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, कौन सा समुच्चय है भाई, ई। देखिए मेट्री, ठीक है, ये बन जाएगा समुच्चय। सब में लगा देंगे हम कामा। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं बेसिक में, जिस पर हमने डिस्कशन नहीं किया था, समुच्चय में एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। एक अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता। तो कौन से अवयव 2 बार आ गए, देखिए एक तो ये यहां पर वो 2 बार आ गया। देखिए फिर से लिख रहा हूं मैं इसको, 2 अवयव समुच्चय में एक अवयव 2 बार या 1 से ज्यादा बार अवयव नहीं आना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, TRI, ट्रिगोनो, वो रिपीट हो गया। ट्रिगोनोमेट्री, ME, ठीक है, देखना कोई रिपीट ना हो, E मेट्री, फिर अगेन T रिपीट हो गया और मेट्री, R भी रिपीट हो गया और Y, है ना। और ये क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, सॉरी। समझ में आ गई बात, देखना T आ जाएगा, R आ जाएगा, I, G, O, N, और ये तो रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देंगे। फिर M आ जाएगा, E भी आ जाएगा, और T फिर से रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देंगे, और R भी रिपीट हो गया तो इसको भी छोड़ देंगे। तो वो T और R इतना रिपीट हो रहा है इसलिए इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय। बेटर शब्द के सेम इसी प्रकार से F, देखिए बेटर BE, डबल T है तो केवल एक ही बार लिखेंगे, और फिर E आ गया और फिर R, ये हो गया, है ना, ऐसा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में व्यक्त किया। अब सारणीबद्ध में दिया हुआ है समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। बिल्कुल आसान काम। कैसे आसान काम है, पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये सभी को सर्पाकार कोष्ठक में ही बंद किया जाता है, समुच्चय को छोटे कोष्ठक में बंद नहीं किया जाता, गलती से लिखा गया है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, इसको जिससे भी व्यक्त करना है। कैपिटल मालूम है आपको, अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है समुच्चय को। तो मैंने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, जिससे भी प्रदर्शित करना है ये लिख दिया। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, आपको 1 से तो लिख ही देना है, सच दैट। अब क्या करना है, 1 से इसको सुपरिभाषित करना है। कैसे, जहां x क्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, तथा ये क्या है, किससे छोटा है, 3 का गुणज है तथा 13 से छोटा है। ये हो गया। भाई आपने क्या बोला कि ये जो लिखा है ना, ये क्या दिखाई दे रहा आपको, x है, लेकिन x का मान क्या है, तो x का मान मैंने बताया कि x क्या है, 3 का गुणज है, और जो कि 13 से छोटा है।
या 15 से छोटा है ये भी बोल सकते हैं हम। 3 का गुणज मतलब 12 के बाद में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा 3 के गुणज में। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जैसा लिखा वैसा लिखो, आपकी मर्जी। आपको अगर और भी कुछ तरीका इसको ऐसा लग रहा, और भी कोई तरीका लग रहा, तो जैसे मान लिया जाए कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट, जहाँ एक्स जो है ना वो क्या है, इज इक्वल टू 3n है, 3n है, जहाँ n प्राकृत n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, ऐसा भी प्राकृत संख्या है, ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि मैंने जैसा लिखा वैसा। कहने का मतलब जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, इसकी मीनिंग ये आ जाना चाहिए, इसको अगर हल करेंगे तो ऐसा आ जाना चाहिए। देखिए दूसरा क्या है, b इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 2 4 6 8, हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने बताया कि ये तो लिखना ही है सच दैट, जहाँ पर अब x का मान हमें बताना है कि x क्या है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर n, क्या हो रहा, n का मान अगर 1 रखेंगे तो देखिए 2 रेज़ टू दी पावर 1 रखेंगे तो ये पहला अवयव आ गया, n का मान 2 रखेंगे तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 मतलब n का मान 3 रखेंगे तो 8 आ गया, और इस प्रकार से कहाँ तक जा रहा, 2 रेज़ टू दी पावर 5 तक जा रहा। कहने का मतलब आप अब n को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है। तो देखिए n का मान जो है वो क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जो क्या है 6 से छोटी है, 6 से छोटी है। समझ में आई बात। हमने एक बार इसको परिभाषित नहीं कर पाए तो 2 बार कर दिया हमने। एक बार तो ये बोल दिया कि x का मान 2 की घात n है, जहां पर n क्या है, प्राकृत संख्या है, जो कि क्या है 6 से छोटी है। 2 की घात 5 तक ही तो लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो ऐसा भी आपने इसको 3 टुकड़ों में लिख दिया, एक बात यहां पर बोली, दूसरी बात यहां पर बोली, और तीसरी बात यहां पर बोली। कहने का मतलब जो लिखा है इसकी मीनिंग ये आ जाना चाहिए, इसके अलावा दूसरी मीनिंग नहीं आना चाहिए, तो हमने इसको परिभाषित कर दिया, ठीक है ना। सेम ऐसे ही c इज इक्वल टू, अब आप इसको परिभाषित करिए, कैसे कर सकते हैं। देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। पहचानना भी है आपको कि क्या बोलना चाह रहा है, किधर जा रही है सीरीज जो जा रही है वो किधर जा रही है, ठीक है ना। 5 रेज़ टू दी पावर n। अब आप बताइए 5 की घात 4 तक जा रहा, सो सेम इसी प्रकार से होगा कि n इज बिलोंग्स टू n, कैपिटल n मतलब प्राकृत संख्या, और जो किससे छोटी है, 5 से छोटी है। कहाँ तक जा रहा, 4 तक जा रहा ना, 5 की घात 4 तक जा रहा। 5 रेज़ टू दी पावर 4, 6, 25, ये हो गया। ये क्या है, अनंत 2 4 6 8 10 12 14 16 18, क्या हो गया, d इज इक्वल टू, ये पूरा नहीं लिखा भाई, ये इससे इसी प्रकार से लिखना है आपको। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या है ना, अनंत तक है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। देखिए e इज इक्वल टू x, ये तो लिखना ही है, x क्या है, इज इक्वल टू n रेज़ टू दी पावर स्क्वायर, n का स्क्वायर, जहां पर n क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक, 10 का स्क्वायर तक। देखिए जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, पहली बात। दूसरी बात n का मान जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 या 1 से ज़्यादा, और कहाँ तक खत्म हुआ, 10 या 10 से कम। बस हो गया काम। ऐसा आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, जहां पर n प्राकृत संख्या है जो 10 या 10 से कम है, या 11 से कम बोल सकते हैं आप। भाई 11 से कम मतलब 10, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि 10 या 10 से कम। तो इस प्रकार से आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बस सावधानी ये रखना है कि जो हम लिख रहे हैं उसकी मीनिंग यही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अवयव एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बस इतनी बात है। क्लियर। अब देखना, रटना नहीं है, सीधी बात ये है,
ठीक है, समझना है बात को। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सेम वही काम, सूचीबद्ध करना है हमें। चलिए ठीक है, सूचीबद्ध कर रहा हूं मैं। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए जरा फटाफट आप। कलर चेंज कर देता हूं मैं, आप बताइए फटाफट क्या आएगा। एक से एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और डैश 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 अनंत तक जाएगी। विषम प्राकृत संख्या कभी खत्म नहीं होगी। एक से एक पूर्णांक है, पूर्णांक, जीरो भी शामिल होता है इसमें, है ना। देखिए b इज इक्वल टू क्या होगा बताइए जरा फटाफट। पूर्णांक जो -1 से बड़ा है, -1 से कौन सा बड़ा पूर्णांक है? पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कंटिन्यू, -1, -2, -3, -4, है ना। इधर भी डैश 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 कंटिन्यू। कितना है? -1/2 तो यहाँ पर है, इससे बड़ा इधर तो 0, 1, 2, लेकिन 4.5 कहाँ पर है? यहाँ पर है 4.5। 9/2 मतलब 4.5 हुआ ना, तो यहाँ तक तो इतनी संख्या आ जाएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, ये हो गया। एक से एक पूर्णांक है, चलिए ठीक है, पूर्णांक है भाई, जो 1 से स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू कितना है? 4 है। 1 से का मान क्या है? पूर्णांक है, लेकिन ऐसा पूर्णांक जिसका वर्ग करने पर 4 या 4 से छोटा आता है। देखिए c इज इक्वल टू, अगर मैं -2 रखूँ 1 का मान तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, जो कि 4 या 4 से छोटा है। -1 रखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। 0 रखूंगा, 2 रखूंगा, सॉरी 1, 1 और 2, ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 का मान आप इसमें से कुछ भी रखिए तो 4 या 4 से कम होगा। क्या रखना है? पूर्णांक रखना है। धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो c इक्वल टू इतना होगा। कहने का मतलब आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझना है, क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आंसर हमें लिखना है। देखना d इक्वल टू लॉयल शब्द का एक अक्षर, L, O, Y, A और L आ चुका है तो डबल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया। एक वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। 31 दिन काय में होते हैं भाई? ई देखिए ये मैंने मुट्ठी बांध ली मजबूत ऐसी, तो आप देखेंगे कि यहां से शुरुआत करना। देखिए यहां, फिर ये गड्ढा, फिर यहाँ, फिर ये गड्ढा, फिर यहाँ ऊपर, फिर गड्ढा, फिर ऊपर, फिर यहीं से वापस आएंगे। जहाँ जहाँ ये ऊंचे है ना वहाँ पर 31 दिन होते हैं, और जहाँ पर ये गड्ढे हैं वहाँ पर 31 दिन नहीं होते। देखिए ध्यान देना, अगर आपको नहीं मालूम तो आप या तो स्कूल में आपने ये भी पढ़ा होगा, सी अब जून और 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी और चौथे सन 29, ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसा सन जो 4 से विभाजित होता है वो 29 का होता है, और बाकी के दिन, बाकी के वर्ष क्या होते हैं? बाकी के 28 के होते हैं, ठीक है। फिर से और एक बार, सी अप जू 9 30 के, सी मतलब सितंबर, अप मतलब अप्रैल, जू मतलब जून, सी अप जू 9 मतलब नवंबर, 30 के, बाकी के 31, बाकी के सारे क्या होते हैं? एक ये फार्मूले याद रखने के तरीके हैं, हमको भी स्कूल में सिखाया था, मैंने 6th क्लास में सर ने बताया था हमें, तो तब से याद है ना। सी अब जून 30 के, बाकी के 31। फिर उसके बाद में मेरे को किसी एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, अरे इतना याद रखने की जरूरत थोड़ी है, बड़ा आसान है। देखना जो जो ऊंचाई पर आएगा ना वो 31 का। देखिए जनवरी, फरवरी, गड्ढे में गया, सबसे बड़ा गड्ढा यहीं पर बनता है, फरवरी सबसे छोटा महीना, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर यहीं से वापस आएगी, इसलिए इसको जुलाई के बाद में अगस्त भी यहीं पर आएगा। जुलाई और अगस्त 31 का है, अगस्त, सितंबर कम का 30 का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31 का, ऐसा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई और फिर अगस्त भी इसी को ऊंचे वाले को लेना है, अगस्त, फिर वापस आना है, ठीक है ना। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसे महीने जो 31 के नहीं है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी अब जून और 30 के, ये तो हो ही गए, और फरवरी भी आ जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजन जो के से पहले आता है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ठीक है। के से पहले आता है बोला है, लेकिन व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन। ये तो स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो क्या आ जाएगा समुच्चय में, किसके इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू ना, देखिए बी सी डी एफ जी एच और जे, है ना, ये बन जाएगा इसके, ये बन जाएगा इसका समुच्चय। बात क्लियर है ना। स्वर को हटा दिया और के पहले वालों को लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सही जोड़िया है, मिलान कीजिए, है ना। बाई ओर रोस्टर रूप में दिया हुआ है और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है। समुच्चय को सही मिलान कीजिए। पढ़ रहा हूं मैं एक तरफ से, इधर से उधर पढ़ रहा हूं मैं, देखना। एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन है, 1 2 3 और 4 5 6, बस इतनी ही तो है। ये तो अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं है, तो कौन है अभाज्य, 2 और 3 ही तो है अभाज्य, ठीक है। इसका मतलब इसका मिलान इससे हो जाएगा, सही है। एक 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम, 1 3 5 7 9, 10 से कम बोला है तो ये आ जाएगा। ये ऐसा समुच्चय देखिए आप कहीं, 1 3 5 7 9, ये है ना, 1 3 5 7 9, है ना। एक से एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखिए 6 की भाजक कौन कौन है, 1 2 3 4 नहीं है, है ना। 6 की भाजक 4 नहीं है ना, 5 भी नहीं है, 6 है। तो ऐसा कहिए कि 1 2 3 6, हाँ है ना ये, ठीक। यहाँ पर भाजक प्राकृत बोला है और यहाँ पर अभाज्य बोला है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। भाजक मतलब 6 को किस किस संख्या से भाग दिया जा सकता है, तो इन संख्या से भाग दिया जा सकता है। और यहाँ पर अभाज्य बोला है तो अभाज्य ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये है। मैथमेटिक्स शब्द का बचा हुआ तो वही होगा ही, लेकिन फिर भी वैसे भी आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स MATHE, है ना, फिर M रिपीट हो गया तो इसको हटा देंगे, फिर A भी रिपीट हो गया, T भी रिपीट हो गया, है ना, I नहीं हुआ रिपीट, C ये नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MATHEICS, इसका इससे मतलब एक शब्द को 2 बार नहीं लिखना है, एक अक्षर को 2 बार नहीं लिखना है। M 2 बार आ रहा, T भी 2 बार आ रहा और I भी 2 बार आ रहा, I नहीं आ रहा 2 बार, ये 2 बार आ रहा था, ठीक है ना, तो 2 बार नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बड़ा आसान काम है, लेकिन आसान तब है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपने बेसिक अच्छे से नहीं देखा है, ये बोल सकते हैं हम। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बेसिक को और एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है, और सारी बातें समझ में आएगी। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक प्लस परिमेय संख्या को के चिन्ह क्या है, प्राकृत संख्या के चिन्ह क्या है, पूर्णांक के चिन्ह क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे पूरे विस्तार पूर्वक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।